वेलकम, एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुमित अवस्थी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मारिया शकील और आप इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर हैं और देख रहे हैं दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलेक्शंस रिजल्ट 2024। ये सबसे बड़ी कवरेज है इन चुनावों की, इस पोल ऑफ पोल्स की। दुनिया भर जितने भी पोल्स हो रहे हैं आज, जितने भी एग्जिट पोल हो रहे हैं, अगर एक जगह आपको उसका निचोड़ देखना है, वो पोल ऑफ पोल्स देखना है, तो वो ये प्लेटफॉर्म है। इसीलिए इसको हम वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन का पोल ऑफ पोल्स कह रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज जी बताइए। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भाजपा एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में पिछले बार का आंकड़ा पार कर रही है। 305 सीटें और एनडीए को 357 सीटें आएंगी अगर ये एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स कह रहा है, जो इसका मतलब है कि जो 2019 का नंबर्स थे उनके, उससे ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं। भाजपा 305 सीटें, तो इसका मतलब है जो 303 था उसका आंकड़ा क्रॉस हुआ। सो मोरल विक्ट्री ऑपोजिशन नहीं क्लेम कर सकती है। इंडिया ब्लॉक के नंबर्स एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में 148 सीट्स है। हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स जुड़ गए हैं, संदीप शास्त्री जी, अमिताभ तिवारी, मेरे सहयोगी वीरा राघव और नीरजा चौधरी। 305 का नंबर एनडीटीवी पोल ऑफ पोल्स में कैसे देख रही हैं नीरजा जी आप? शुरुआत जब हुई थी इलेक्शन प्रोसेस की, आई रिमेंबर सेइंग कि अगर 303 को पार कर दे बी वेरी वेरी हैप्पी। देन ऑफ कोर्स इट वेंट टू 370, 400, 34 आफ्टर 10 इयर्स। अगर ये रिकॉर्ड है कि आप अपना पुराना रिकॉर्ड भी पार कर जाते हैं, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और ये समझना होगा कि देश किस तरह से बदल रहा है कि रिस्पॉन्ड कर रहा है। नहीं तो 10 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी अपना टोल लेती है और बुरी तरह से लेती है, और ये नहीं होना और उल्टा ही होना। ऑफ कोर्स इनकम्बेंसी का भी कुछ नया लेक्सिकन ढूंढना पड़ेगा अब वीरा। अगर ये नंबर्स होल्ड कर रहे हैं, इफ दीज नंबर्स आर ट्रू, अगर ये नंबर्स होल्ड कर रहे हैं सुमित और मारिया, मतलब है कि बीजेपी इज होल्डिंग ऑन टू उनका जो बैस्टियंस है उस पे होल्ड ऑन कर रहे हैं, बट दे आर गेनिंग न्यू ग्राउंड्स। और जहां तक दक्षिण की बात है, मैं आपको कह रहा हूं 0 to 3 आप केरला में देख रहे हो, 0 to 1 or 2 बीइंग प्रोजेक्टेड इन तमिलनाडु फॉर द बीजेपी पर से, सम पोल्स saying 2 to 4 फॉर द एनडीए इन तमिलनाडु, एआईडीएमके से ज्यादा बीजेपी के लिए। दैट अगर ये सच निकला, केरला और तमिलनाडु मेरे हिसाब से सबसे बड़ा शॉकर होगा, एक सिंबॉलिक विक्ट्री होगा फॉर द बीजेपी इन एंटरिंग एरियाज वेयर दे वर कंसिडर्ड। इंटरेस्टिंग। क्या हम ये कह सकते हैं अगर ये नतीजे, क्योंकि जितने एग्जिट पोल्स हैं सबका ट्रेंड वही है कि 370 380 के आसपास एनडीए जा रहा है, बीजेपी 300 प्लस जा रहा है, तो क्या हम आज ये कह सकते हैं कि नई जनरेशन की जो वोटर्स हैं उसको समझने की मंशा जितनी भाजपा के अंदर है उतनी बाकी पुरानी पार्टियों के पास नहीं है? वो आज भी कंजर्वेटिव फॉर्म में ही चुनाव लड़ना चाहती हैं, उसी तरीके से अपने आप को इवॉल्व नहीं कर रही हैं, उतनी तेजी नहीं दिखा रही हैं जितना बीजेपी के अंदर देखने को मिलता है। तभी बीजेपी 10 साल पहले नॉर्थ ईस्ट में चली जाती है, 5 साल पहले बंगाल में चली जाती है और इस साल साउथ में चली गई। जी, वोटर की साइकोलॉजी बदल रही है। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि पुराने जोड़ तोड़ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अब इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट। बहुत सारा हमने सुना पिछले 1.5 महीने में, लोकलाइज स्ट्रैटेजीज, लोकल हो गया चुनाव, इस जाति का उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इस जाति का खड़ा कर दिया ये। और हम देख रहे हैं कि बीजेपी होल्ड ऑन कर रही है जहाँ जहाँ उसके स्ट्रेंथ है। थोड़ा बहुत जो नुकसान उसको राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक में हो रहा है, लेकिन वो गेन कर रही है, ऐसा वीरा कह रहे हैं। साउथ में गेन कर रही है, ईस्ट में गेन कर रही है, बंगाल, उड़ीसा में गेन कर रही है। और एक नंबर जरूर बताइए मेरे हिसाब से, आप इंडिया गठबंधन का 148 बता रहे हैं, भाजपा के 305 बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का पोल ऑफ पोल का नंबर क्या है वो भी तो बताइए जरा। हाँ, वो हम लोग ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर गुजरात देखिए पूरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर, 100% बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, 100% दिखा रहे हैं नंबर्स। 52 आया था, तो अभी पोल ऑफ पोल्स में आपके 52 है कि नहीं? हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, ब्रेकडाउन दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बार अभी हम लोग चर्चा करेंगे ईस्ट 60 के अंदर ही है। हाँ, ईस्ट और साउथ पर, क्योंकि अगर भाजपा अपना पोटेंशियल कैचमेंट एरियाज जो इन लोगों ने बताया था, जिस तरह का फोकस था प्रधानमंत्री का खुद तमिलनाडु पे, संदीप शास्त्री जी, आप देखिए किस तरह का माहौल दिख रहा है। लेकिन वो वोटर, वो जो सीट ट्रांसलेशन भी बहुत सारे एग्जिट पोल्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं तमिलनाडु की अगर चर्चा करें तो। आपका अगर के साथ मैं शुरू करूंगा। अगर एग्जिट पोल्स नंबर सही निकले तो जी। ये दक्षिण में जो
प्रयत्न था बीजेपी का और एनडीए का, एग्जिट पोल दिखा रहा है कि वो प्रयत्न एक तरह से सफल था। दक्षिण में जिस तरह से वो तमिलनाडु में हो, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, जिस तरह से सीट्स ज़्यादा हम यहाँ एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं, उसका मतलब ये क्लियरली है कि दक्षिण में और पूर्व में दो एरियाज जहाँ इस बार उन बीजेपी को ज़्यादा अच्छा करना था, वो एग्जिट पोल दिखा रहा है कि हो रहा है। नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्ट को होल्ड ऑन करके अभी दक्षिण में और पूर्व में उनका नंबर्स ज़्यादा हो रहे हैं। और जो आपने बात कही थी उसको मैं एक थोड़ा और दोहराऊंगा। हमारे 50% वोटर्स अब बिलो 35 इयर्स के हैं, और ये सब वो वोटर्स हैं जिनका सोशलाइजेशन 1990 के बाद हुआ है। सो उन्होंने एक डोमिनेंट कांग्रेस सिस्टम देखा नहीं है, उन्होंने एक कांग्रेस मेजॉरिटी गवर्नमेंट नेशनल लेवल में देखा नहीं है। सो इस नए जनरेशन को कौन से चीजें अपील करती हैं? अगर हमारा एग्जिट पोल ठीक निकला, पोल ऑफ पोल्स ठीक निकला, वो ये बात भी दर्शाती है कि नए जनरेशन की थिंकिंग यहाँ पे आप तो लेकिन इस बात पर ऑलमोस्ट कंसेंसस है सारे एक्सपर्ट्स में कि एक नए लेक्सिकन की जरूरत है इंडियन पॉलिटिक्स में। प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी एक ओल्ड प्रिज्म था जिससे हम लोग नहीं देख सकते हैं। और वीरा, कर्नाटक के नंबर्स देखिए, ये वही नंबर्स हैं जो लास्ट टाइम आए थे, तो कांग्रेस को तो बहुत फिक्र की बात होगी। सो इफ दीज पोल्स आर ट्रू, हाँ। एक चीज मैं आपको बताता हूं, ऑपोजिशन का क्या स्ट्रैटेजी था। ऑपोजिशन का स्ट्रैटेजी था इसको एक नेशनल इलेक्शन का तरह नहीं, स्टेट बाय स्टेट इलेक्शन लोकलाइज करके लड़े, ताकि ये राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी नैरेटिव पर ना फंसे। दैट वाज ऑपोजिशन स्ट्रैटेजी। अगर ये नंबर सच है, और जैसे संदीप जी कह रहे हैं अगर 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 वापस बार बार कहता रहिए, कैवियट बहुत जरूरी, क्योंकि ये हमारा भी एग्जिट पोल नहीं है, ये बाकी लोगों का एग्जिट पोल है, तो हम ओनरशिप लेना वी डोंट नीड टू। अगर सही है तो इट मींस दैट आपको नेशनली एक क्लियर कट लीडर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और वो लीडर ऐसा होना चाहिए जो who can challenge नरेंद्र मोदी इन अ स्टेट। आपका स्टेट लीडरशिप कैनॉट फाइट दैट इलेक्शन, क्योंकि लोग कहेंगे आपको तो हमने चुना, वी गेव यू द मैंडेट, बट असेंबली इलेक्शन के लिए, वो असेंबली चीफ मिनिस्टरशिप के लिए, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जहां तक सवाल है, हम लोग वी विल लुक एट द नेशनल पिक्चर। दैट वुड बी द लेसन। आंध्रा की बात करते हैं, और वीरा आप आंध्रा में भी घूम करके आए हैं काफी ज्यादा। टीडीपी के जो नंबर्स अमिताभ दिख रहे हैं, सरप्राइज ज्यादा नहीं शायद है, वहां पर एनडीए रहेगा, क्योंकि एक एस्पेक्ट ये है कि भाजपा ने शायद आंध्रा में एक अच्छा अलायंस किया, वो तमिलनाडु में उन्होंने नहीं किया क्योंकि आईएडीएमके के साथ अलायंस नहीं हुआ। तो आंध्रा के नंबर्स को किस तरह से देखें? और मैं प्रोड्यूसर को बोलूंगी कि वो आंध्रा के, हाँ आप देख सकते हैं एनडीए को 18 है, वाईएसआरसीपी को 7। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन, हाँ, असेंबली का भी लोकसभा नंबर। इलेक्शन, जी। असेंबली का है नहीं। देखिए आंध्रा में साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रहा है, तो अगर हम विधानसभा के नंबर्स भी देखेंगे तो शायद इसका मतलब यही है कि वहां पर टीडीपी की सरकार बनने जा रही है, अगर एग्जिट पोल नंबर्स सही है। तो नॉर्मली अगर जिसकी सरकार बनेगी उसको ज़्यादा लोकसभा में नंबर आएंगे। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंस है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी नॉर्थ और वेस्ट में तो पीक कर गई थी, लेकिन उन्होंने इस बार अपनी पॉपुलैरिटी, अगर नंबर सही है तो साउथ और ईस्ट में बढ़ाई है। तो टीडीपी को भी बीजेपी के साथ अलायंस का नेशनल इलेक्शन में फायदा हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब ये भी जैसा वीरा कह रहे हैं कि नेशनल चुनाव लोकलाइज नहीं हो सकता अगर ये रिजल्ट सही है। तो जो अटेम्प्ट थी, स्ट्रैटेजी थी, वही शायद कहीं ना कहीं गलत। मारिया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फर्क तमिलनाडु एंड आंध्रा में ये है, तमिलनाडु में बीजेपी अलायंस का लीडर बनना चाहता था, और आंध्रा में जूनियर मोस्ट पार्टनर बना है। और वो बेनिफिट अलायंस का जो एक मैं एम्फसाइज करूंगा, जो सोशल एरिथमेटिक इस अलायंस ने क्रिएट किया, इन तीन पार्टियों को जोड़ के जो सोशल अलायंस भी हुआ, उसका बेनिफिट शायद आंध्र प्रदेश में इस अलायंस को गया है। मेरे साथ दो पॉलिटिकल चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। केसी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता जेडीयू के, हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। और रिजू दत्ता भी हैं, टीएमसी के स्पोक्सपर्सन, आपका भी स्वागत है। और इसके साथ साथ हम बोलेंगे बिहार और बंगाल के नंबर्स दिखाने के लिए। नंबर स्क्रीन पे आते रहेंगे बारी बारी से। त्यागी जी, मेरा सवाल पहले आपसे है। हम सब जानते थे कि बीजेपी को अगर 24 में चुनाव जीतना है, अगर ये ओपिनियन पोल, अगर ये एग्जिट पोल ठीक है, पोल ऑफ पोल्स ठीक है,
तो ये सबको पता था कि बीजेपी अपने आप को साउथ में और ईस्ट में बढ़ाने की कोशिश करेगी, और बीजेपी ने खुलकर उस दिशा में जनवरी से ही काम शुरू कर दिया था, जब प्राइम मिनिस्टर ने नए साल में पहली बार तमिलनाडु का दौरा किया। इस साल में लगातार वो साउथ पर फोकस करते रहे, ईस्ट पर फोकस करते रहे। मेरा सवाल अब आपसे ये है, इस भूमिका के बाद, क्या ये जो पर्चा लीक हो गया था कि बीजेपी को साउथ में और ईस्ट में फोकस करना है, फिर भी विपक्ष क्यों नहीं रोक पाया? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं त्यागी जी कि आप विपक्षियों के साथ बैठकर रणनीति बना चुके हैं, आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी रहे थे शुरुआत के महीनों में। नहीं सुमित जी, हमने तो इंडी गठबंधन की शुरुआत की थी जी। जब हम एनडीए से बाहर आए थे तो 27 सितंबर 2022 हिसार में एक बड़ी मीटिंग चौधरी देवीलाल जी की स्मृति में हो रही थी। हमारे कटु अनुभव भी हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा समय गठबंधन की सरकारों में ही रहा है। 1967 से बड़ा लंबा पीरियड हो जाएगा डॉक्टर लोहिया दीनदयाल जी के साथ जब एंटी कांग्रेस मूवमेंट शुरू हुआ था, तब से। हाँ, नहीं, अब तक का जो सफ़र है हमारा वो रहा है जनसंघ और बीजेपी के साथ ही, कांग्रेस के साथ ये हमारा नया अनुभव था जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी खुददार पार्टी, स्वाभिमानी पार्टी काम नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी के प्रयासों के बाद ही कांग्रेस पार्टी को छूने के लिए तैयार हुई आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी। ये हमारा प्रयास था, ये नीतीश कुमार का प्रयास था, और वो पीछे से नीतीश जी के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे थे। हमारी जो मीटिंग होती थी इंडिया गठबंधन की, सुमित जी ताज्जुब होगा, कभी वो ममता बनर्जी से बुलवाते थे, कभी किसी और से नीतीश जी के खिलाफ बुलवाते थे। तो ऐसे इंट्रिग्स और मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स से आप विकल्प नहीं बना सकते। अच्छा। और दूसरा, ये हम लोगों का तब भी मानना था, और मैं आज भी कह सकता हूँ आपके चैनल पे, कि जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, आने वाले समय में कभी भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। उसे सहारे की जरूरत है समाजवादी पार्टी की, उसको सहारे की जरूरत है डीएमके की, उसको सहारे की जरूरत है जी एनसीपी की, उसको सहारे की जरूरत है और एक नेशनल सहारा जो कॉन्फ्रेंस पार्टी तक दे की, रही थी उसको लेकिन सहारे नहीं भी की दे जरूरत रही है है, ममता की। वो टीएमसी है, और टीएमसी के रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजू दत्ता, अगर आप बंगाल के नंबर देखें, ओवरऑल ज्यादातर पोलस्टर्स यही बता रहे हैं कि भाजपा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है 2019 के कंपैरिजन में। ममता बनर्जी और इंडिया ब्लॉक ने कोई जॉइंट इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो क्या अगर जॉइंट इलेक्शन होता तो ये नंबर्स एग्जिट पोल्स के हैं, एग्जिट पोल्स के डिफरेंट हो सकते थे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल्स का नंबर्स को हम लोग सम्मान करते हैं, पर रिजल्ट तो 4 तारीख को निकलेगा। 2-3 चीजें मैं बता दूं। 2019 में बीजेपी के साथ हम लोग का फर्क था 3.1%। इस बार जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, आप देखेंगे हमारा फर्क होगा 4 से 4.5%। ये होने वाला है चीज। दूसरा, मैं पहले दिन से कहते आया हूं, आपके कॉन्क्लेव में भी मैंने पुगलिया जी को भी कहा था कि भाजपा जितनी सीटें लाएंगी बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस उससे दुगना सीटें लाएंगी बंगाल में, क्योंकि हम लोग एकदम जमीनी तौर पे राजनीति करते हैं। एंड आई वाज इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो आई नो व्हाट हैज हैपेंड। मुझे पता है कि क्या हुआ है इलेक्शन में। और तीसरी बात, मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये जो संस्था है, ये खत्म हो चुकी है। इसका कोई जगह नहीं है, ये खत्म हो चुका है। और अभी तो बेशर्मी की इतनी हद पार कर चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि निर्वाचन कमीशन बोल के भी कोई चीज देश में। रिजू भाई, चुनाव आयोग को कोसने का दिन मेरे ख्याल से तो अभी नहीं है। 4 जून तक आप ही ने शुरू किया कि 4 जून को आएगा तो बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे दरअसल ये है कि मेरे पास 6-7 एजेंसीज के एग्जिट पोल हैं मेरे हाथ में, एकमात्र एक है जो आपको बड़ी पार्टी दिखा रहा है, 22 सीटें दे रहा है। बाकी सब जो है 6 की 6 या 7, वो आपको सेकंड नंबर की पार्टी दिखा रहे हैं आपके अपने राज्य में। तो क्या सबके सब पोलस्टर गलत है? सिर्फ रिजू दत्ता के पास जानकारी सही है क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज थे? सर, मैं आपको और आपके दर्शकों को सुमित जी एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। एक बार देख लीजिए, अगर जूम हो सके तो। ये दिख रहा है सर आपको?
जी दिख रहा है। ये एग्जिट पोल वेस्ट बंगाल 2021 है। सारे यहां पर पोलस्टर्स है, सी वोटर, CNX, जन की बात, PMRQ, ETG रिसर्च, सारे हैं। उन सारे जितने भी पोलस्टर्स हैं, उन्होंने सबसे अधिकतम सीटें तृणमूल कांग्रेस को दिया था, 176 ETG रिसर्च ने। और भाजपा को कुछ कुछ तो रिपब्लिक, जन की बात और PMRQ, भाजपा और इंडिया टीवी PP भाजपा की सरकार बना दी थी 2021 में बंगाल में। आखिर में आंकड़ा क्या हुआ था पता है? तृणमूल कांग्रेस 213, भाजपा 77, जो अभी घट के 62 में आ गया है। तो मैं फिर से यही कहूंगा, मैं एग्जिट पोल्स और सारे पोलस्टर, देखो उनको भी अपनी दुकान चलानी है, उनको मैं सम्मान करता हूं, पर रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे। चलिए संदीप शास्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे? और अगर ऐड करूंगा, देखिए पास्ट पोल्स में भी, ये एग्जिट पोल्स में एक चीज देखा गया है, लास्ट डे पोलिंग जहां होता है, और इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हिमाचल तो पूरा एग्जिट पोल जब लास्ट डे का एक एनालिसिस करता है तो काफी मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ये उनको 2 बजे के अंदर तैयार करना पड़ेगा आपके शो के लिए। तो क्या वो लास्ट डे का एक्चुअल ट्रेंड कैप्चर कर सकता है या नहीं? इन 5 राज्यों में जो हमारा पोल ऑफ पोल्स दिखा रहा है, ये एक फैक्टर हमें बजट करना पड़ेगा कि लास्ट डे का थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। बिल्कुल आखिरी दिन है और पंजाब की तो पूरा का पूरा स्टेट था 13 की 13, हिमाचल की चारों सीटें थी। यहीं पर TMC को लीड आई थी। हाँ, आज की सीटें TMC के मेन सीट्स हैं। एग्री, क्योंकि ये पोल ऑफ पोल से तो हम ये कह सकते हैं, हम तो अपना पोल कर नहीं रहे मीरा। लेकिन ये भी, you know, along with that, let's discount the last phase, but just look at South, क्योंकि ये तो first 2 phases में गया, first 3 phases you had enough time to reflect and this one on it, so I guess वो भी अलग चीज है। एक मैं सॉरी बीच में बोल रहा हूँ, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, कुछ और बातचीत करेंगे। चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन का पोल ऑफ पोल्स आप देख पा रहे हैं, और सबसे बड़ा आंकड़ा जो पोल ऑफ पोल्स का है, बीजेपी NDA को 357 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं NDTV पोल ऑफ पोल्स में। और सुमित, हम बॉक्सिंग रिंग में हैं तो शायद अब बॉक्सिंग ग्लव्स के साथ वापस आएंगे। बिगेस्ट इलेक्शन के लाइव कवरेज में आपका स्वागत है। हम और सुमित एक बॉक्सिंग रिंग में हैं। अगर आपको याद होगा, WWF देखते थे सुमित, बहुत हम नहीं देखते थे, आज देखना पड़ा। ये इसीलिए हम लोग वर्ल्ड बिगेस्ट इलेक्शन में हैं। और ब्रेकिंग न्यूज अब आ रही है कि NDTV पोल ऑफ पोल्स में इंडिया ब्लॉक को मिल सकती हैं 145 सीट्स, और भाजपा को और अन्य दल जिसमें आपके YSRCP, BJD शामिल हैं, 37 सीट्स मिलेंगी। NDTV पोल ऑफ पोल्स का आकलन है कि NDA को 361 सीटें मिलेंगी। इम्प्रोवाइज कर गया, और ये नंबर बढ़ गए, 361 हो गया। कुछ और एजेंसी के सर्वे आ गए जो जुड़ गए, जो कि और बीजेपी को नंबर दे रहे होंगे, तो नंबर अब बढ़ के 361 पर NDA का चला गया। चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा है कि कुछ पोल्स बहुत ज्यादा आउटलायर देके बहुत हाई नंबर्स दिए ना, तो शायद एवरेज बड़ा हो सकता है या कुछ कम। सो ये एवरेज आउट हो जाता है ना, लेकिन उसमें क्योंकि कुछ लोगों ने 280 भी दे रखा है NDA। अब जो मेरे पास फिगर आउटलायर्स आपको दिखेंगे, ऊपर के लेवल पे आउटलायर्स ज्यादा हैं, नीचे के लेवल पे आउटलायर्स कम है, सो उसके वजह से थोड़ा ये फर्क आ सकता है।
ये जो फिगर्स मेरे पास हैं इसमें जैसे मिनिमम बीजेपी का जिसने दिया है वो 281 है, वही मैं कह और रहा हूं, जिसने 281 किसी भी है। एजेंसी ने मैक्सिमम दिया है वो 402 भी दिया हुआ है। Yes, लेकिन that's how. पास्ट में एवरेज लेना मिसलीडिंग हो सकता हाँ, है ना, that's how. या हो सकता है एक करेक्ट है या दूसरा दूसरा करेक्ट है, correct, ये बिल्कुल, पॉसिबल है। You are 100% right. लेकिन पास्ट में विराट और अमिताभ जी, जब भी चर्चा होती है तो बीजेपी का ये कहना है कि आप लोग और पोलस्टर्स उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं, which is true of स्टेट बाय स्टेट उनको आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप 2019 में भी कब किसी ने 303 उनको नहीं दिया था। Of course. Correct. 2014, 2019 कोई एक्सपेक्ट नहीं किया the scale of the victory that was there. Even in 2014, तो आप इलेक्शन डे में 220 कैंडिडेट कौन होगा, 210 कैंडिडेट कौन होगा, वो सब बात चल रहा था। So 275 था 214 में ओपिनियन पोल्स का एस्टिमेट, 32 आया था। 2004 में आपने बिल्कुल एनडीए उल्टा का था। 275 बिल्कुल। 2004 में बीजेपी तो के सब लिए लोग वाजपेयी जी को जिता रहे थे, बिल्कुल उल्टा था। exit polls got it wrong. एवरीबडी Last election everybody virtually got it right. राइट। हाँ 2019। लेकिन अभी आई थिंक 2004 से जरूर, संदीप सर बैठे हुए हम लोगों के साथ, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ज़रूर हुआ है सर्वेज में। और बात ये हो गई है कि पहले एक टॉप डाउन अप्रोच होता था, ओवरऑल वोट शेयर लिया और उसको सीट्स में कन्वर्ट किया। अभी बहुत सारी एजेंसीज हैं जो हर सीट का सैंपल करके सर्वे करती हैं, तो उसकी एक्यूरेसी लेवल जनरली थोड़ी बेटर होती है। लेकिन अंडर एस्टिमेट ज़रूर अगर ये नंबर्स आ रहे हैं, तो देखिए सोशल मीडिया पे चुनाव नहीं लड़ा जाता है, लड़ा जाता है ग्राउंड पे। तो सोशल मीडिया पे नैरेटिव बना लिया आपने और सोशल बेस है नहीं, आपके पास वॉलंटियर है नहीं, तो वो वोट में कैसे कन्वर्ट होगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। मेरे पास घनश्याम तिवारी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है। घनश्याम भाई शुक्रिया, धन्यवाद वक्त निकालने के लिए। पर सवाल थोड़ा टेढ़ा ही है और मिजाज भी शायद आपको पसंद ना आए जिस अंदाज में हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? बीजेपी 62 से भी इंप्रूव करती हुई दिखाई दे रही है तमाम ओपिनियन, तमाम एग्जिट पोल्स में, हालांकि आपकी पार्टी भी इंप्रूव कर रही है। मैं आपको क्लियर कर दूं, आप 5 ही पे थे, तो 5 से बढ़कर आपका अलायंस 12, 13, 14 तक जा रहा है, तो मान सकते हैं कि सपा भी 10 तक जा रही होगी। नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। देखिए चुनाव तो हो गया और मैं देश के सभी मतदाताओं को इसकी शुभकामनाएं देता हूं, और 47, 48, 49 डिग्री में जिन लोगों ने इस चुनाव में सहयोग दिया उन सभी को शुभकामनाएं देता हूं। अब जहां तक आंकड़ों की बात है, एक एग्जिट पोल आप दिखा रहे हैं और इंडिया अलायंस जिसके पास इन सभी पोलस्टर्स से ज़्यादा कार्यकर्ता हैं, एक एग्जिट पोल उनका भी है कि हम 295 से अधिक सीटें ला करके सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं स्वयं आज बिहार में काराकाट में ये वोट डाल के आया और मुझे कोई नहीं मिला जो कि कह रहा हो कि मैं भारतीय जनता पार्टी को उस सीट में या उनके सहयोगी दल को वोट दे रहा हूँ। अभी सब कुछ चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसे अक्सर अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है। इस पूरे चुनाव में अभी तक किसी पोस्टर ने कोई एक वेव नहीं बताई। उसका नतीजा था कि प्रधानमंत्री ने हिंदू मुस्लिम कहना शुरू किया, मटन मछली करते करते मुजरा तक पहुंच गए, क्योंकि कोई वेव नहीं है। तो अब ये आकलन करना कि बिना किसी वेव के प्रधानमंत्री, किसी ने कहा 400 सीटें जीत लेंगे, अगर 400 सीटें बिना किसी वेव के, बिना किसी नौकरी के किसानों को गोली मार करके जीती जा सकती है, तो 543 बोल दीजिए। मेरा ये अनुमान है कि जो इंडिया गठबंधन कह रहा है 295 प्लस, उसके कारण स्पष्ट हैं। इंडिया गठबंधन के किसी भी नेता ने मुजरा जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ी, उसने लगातार चुनाव में मुद्दों पर फोकस किया। इसीलिए ये सारे आकलन इसलिए धूमिल पड़ जाएंगे क्योंकि जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। एक बात से सहमत हुए कि नीरजा जी का कमेंट जरूर चाहूंगा उस पर, और फिर पवन खेड़ा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। नीरजा जी, जैसे कि घनश्याम ने कहा कि वेव कोई नहीं थी इस चुनाव में, पर अपने पास जो आंकड़े आ रहे हैं, जो फिगर दिख रहे हैं पोल ऑफ पोल्स में, ज्यादातर लोग 350 के ऊपर एनडीए को दे रहे हैं। तो क्या हम लोग नहीं पढ़ पाए ठीक से कि वेव नहीं थी? क्योंकि ये तो वेव का इशारा है। तीसरा चुनाव, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, आप अपने परफॉर्मेंस को रिपीट कर रहे हो, इनफैक्ट इंप्रूव कर रहे हो। आई थिंक दो चीजें आप कह रहे हैं। वेव विजिबल नहीं थी, ये सही है। शुरू में लगता था एकदम ठंडा चुनाव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अब जो आंकड़े अगर ये सही हैं और कुछ लोगों ने ये कहा भी है, इसका मतलब ये नहीं कि देयर वाजंट अ स्ट्रॉन्ग एंड साइलेंट वोट बेस ऑफ नरेंद्र मोदी, जिनको पिछले 10 साल में बिल्ड किया, लॉयल उनके फॉलोअर्स जो हैं। इसका मतलब यही है। सीनियर लीडर है पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इन नंबर्स को किस तरह से देखते हैं? हम लोग तो पहले ही बता चुके थे, लेकिन फिर गठबंधन के साथियों ने कहा कि नहीं, वहीं जाकर लड़ना है, हमको भाग लेना चाहिए। हमारे पास अपने आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े अलग होते हैं, जनता का पोल अलग होता है। जनता का पोल 295 हमें दे रहा है,
और मैं घनश्याम जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। अगर ये 400 या 350 का इलेक्शन होता तो कहीं तो दिखता, गुजरात तक में नहीं दिख रहा था, राजस्थान में नहीं दिख रहा था, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो ऐसा नहीं है, हमें अपने आंकड़ों पर भरोसा है। ये 2004 की रिपीट स्टोरी हो रही है, जब तमाम पोलस्टर्स ने अटल जी की एनडीए सरकार को वापस आता हुआ दिखाया था। कैबिनेट की लिस्ट अडवाणी जी के यहाँ बन रही थी, कपड़े सिलवाए जा रहे थे, शेरवानियां बन रही थी, फिर नतीजा आ गया, हम जीत गए, 10 साल हम सरकार में रहे। ये फिर वही होने वाला पवन जी, आपने कहा कि आपका आंकड़ा, सुमित बोल रहा हूँ, आपका आंकड़ा 295 है, तो मैं जान सकता हूं कि 295 कहां से आ रहे हैं और 295 में कांग्रेस का अपना खुद का कितना है? हमारे आंकड़े कर्नाटक, महाराष्ट्र में अभी कर्नाटक तो एक, तेलंगाना कर्नाटक के अलावा मैं अब फिर वापस अब नॉर्थ और हिंदी बेल्ट में आ जाता हूं। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश और फिर थोड़ी थोड़ी सुधार जो हमारा हो रहा है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन तमाम राज्यों में हो रहा है। दिल्ली में हो रहा है, हरियाणा में बहुत अच्छा हो रहा है, पंजाब में हम अपनी बढ़त मेंटेन किए हुए हैं। इन तमाम राज्यों को अगर आप जोड़ते हैं तो हम अपना आंकड़ा पे जा पा रहे हैं। कितना? रही बात हमारे कितने हैं, तो हम कांग्रेस का कितना? मैं वहीं उसी पे आ रहा हूं। 115 से हम ऊपर जा रहे हैं, 106 से 120 के अंदर हमारा आंकड़ा है। पवन जी, आपने बहुत ही स्टेट वाइज आंकलन किया है, लेकिन अगर ये जो एग्जिट पोल्स की चर्चा करें तो उन लोगों का ये भी कहना है कि शायद भाजपा अपना अकाउंट तमिलनाडु में और केरला में भी ओपन करे। तो क्या आपको लगता है केरला में एलडीएफ वर्सेस यूडीएफ ही चुनाव रहा है, भाजपा जो अपना शायद वोट शेयर बढ़ा रही होगी लेकिन सीट में कन्वर्ट नहीं होगा? मुझे वोट शेयर का इतना आइडिया नहीं, क्योंकि उस नजरिए से हमने नहीं देखा, लेकिन केरला में भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आ रही, इसके बारे में हम आश्वस्त हैं। यही बात तमिलनाडु में भी दिख रही है कि कोई उनकी सीट वहां नहीं आ रही, और कर्नाटका में भी वो डाउन जा रहे हैं। हाँ, तेलंगाना में थोड़ा उनका मामूली सा बढ़त जरूर है, लेकिन कर्नाटका में वो काफी डाउन जा रहे हैं। तो इन आंकड़ों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं, इसलिए हम इसको पवन जी, मेरे साथ स्टूडियो में सरकारी आंकड़ा कहते हैं। दक्षिण भारत से वीरा राघव भी हैं। वीरा के पास आऊंगा, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, आपने अपने आप को 115 सीटें दी, तो आप बीजेपी को आपका पोल कितनी सीटें दे रहा है? आपने 295 में से 115 अपनी दी, तो बची हुई में से बीजेपी को कितनी दे रहे हैं? 200 के आसपास, 210, 220 से ज्यादा नहीं दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी तो वही हुई, सरकार तो वही बनाएगी। वो तो अभी उनके सब कुछ है, लेकिन जनता हमारे साथ है, सरकार कैसे बनाने देंगे उनको? वीरा का सवाल है, बताएंगे आपको। I just have one question to you. Even let's discount the exit polls. Exit polls छोड़ दीजिए, आपका नंबर्स पे ही चलेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बियॉन्ड तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां when you say Congress is doing well, the Congress can sweep? Especially in North India, where Congress is taking on the BJP, you don't have the one state where you can turn around, say, whether it's a Maharashtra or whether it is a Bihar, where you're saying when you're doing well, it means that you're routing the BJP out with, let's say, a 28. Yeah, you may be right that in larger states in the North India, we may not be completely routing the BJP, but in Haryana, for example, we are definitely routing the BJP. In Uttar Pradesh, believe me, the results will shock the BJP a lot. I'm not saying they are getting routed, but yes, we are doing extremely well in Uttar Pradesh as an alliance and also as a party. Maharashtra, believe me, BJP will not get the numbers that any of these exit polls are showing. They are definitely losing big in Maharashtra, and we are doing rather well. It's a wave for the alliance, for the Mahavikas Aghadi in Maharashtra, and you can see that on the 4th of June. संदीप शास्त्री जी का एक सवाल है। पवन जी, आज वोटिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्या आपको लगता है कि अगर आपका अलायंस एक कॉमन मैनिफेस्टो, एक कॉमन स्ट्रैटेजी चुनाव में एडॉप्ट करती, तो शायद आपके लिए ये फायदा होता? इस बार आपने लोकलाइज किया, ठीक है वो, बट लोकलाइज अलग अलग तरीकों से किया। क्या अगर अलायंस का एक कॉमन मैनिफेस्टो, कॉमन स्ट्रैटेजी होता, आपके एडवांटेज में होता है, आपको लगता है? देखिए, काफी हद तक हमारे कई बिंदु बिल्कुल कॉमन थे। हम सबने जब प्रचार किया, मुद्दे वही उठाए जो हम एक दूसरे से जो बात करके जो सहमति जिस पर बनी थी, मुद्दे न्याय के हों, मुद्दे बेरोजगारी, किसान, आदिवासी, दलित, शोषित, संविधान के मुद्दे सबने उठाए। तो मुद्दे तो कॉमन ही थे। और
मछली की आंख सब देख रहे थे, लेकिन सब अपने अपने लोकल फ्लेवर को जरूर रखना चाहते थे, जो मुझे लगता है इस फेडरल स्ट्रक्चर में बहुत आवश्यक भी होता है। और वो हमने उसका सम्मान करते हुए लोकल फ्लेवर में कोई समझौता नहीं किया और अच्छा किया मुझे लगता है। लेकिन जीतने के बाद भी विश्लेषण करना आवश्यक है कि हम इससे बेहतर कैसे कर सकते थे, वो हम जरूर करेंगे। पवन जी, एक जाते जाते एक सवाल और पूछना चाहूँगा, और ये हल्के फुल्के अंदाज में पूछ रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, राइडर लगा दूँ, आप मुस्कुरा कर जवाब भी दे सकते हैं। 4 जून को एक तो आपका समय चाहिए होगा, क्योंकि हमको 295 की इन्हीं फिगर्स पर आप पे बात करनी है, तो अभी से डायरी में हमारा नाम लिख लीजिए, आप हमको टाइम दे दीजिए। और दूसरी बात, नाम तो हमने बहुत ऊपर लिखा हुआ है। और दूसरी बात पवन जी, अगर आप अगर ये पोल ऑफ पोल्स या एग्जिट पोल की डायरेक्शन सही आती है, बीजेपी 300 साढ़े 300 के आसपास जा रही है, तो क्या ईवीएम की गलती फिर कही जाएगी? अब ये तो आप अडवाणी जी या जीवीएल नरसिम्हा से पूछिए, जिनको 2009 में ईवीएम बहुत गलत लगती थी, फिर 14 में आते आते अच्छी लगने लगी, उनसे पूछिए, फिर वो जो जवाब देंगे उस पर मैं अपना जवाब दूंगा। पवन खेड़ा, थैंक यू सो मच पवन जी, अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिद्धार्थ यादव अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा से। सिद्धार्थ, पवन खेड़ा जी ने तो क्लियरली बोल दिया कि ये एग्जिट पोल्स नहीं है, 2004 का जो नंबर्स थे, जब सारे एग्जिट पोल्स गलत हो गए थे, वही होगा। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। पहली बार देखने को मिल रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब चुनाव लड़ना, कैंपेन करना, भाषण देना, उससे आगे बढ़कर के अपना ही सर्वे करना, अपनी बात करना, अपना ही पोल कराने तक पे आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी जानती है 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, कुछ तो 4 दिन के लिए भी कहना पड़ेगा, इसलिए वो अपना 295 का नंबर लेकर के आए हैं। पर आपका जो पोल ऑफ पोल्स है वो सब दिखा रहे हैं कि वो आंकड़ा लगभग उसी के पास है जो भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी। और इसको बहुत समझने की बात है। अगर हमने कोई लक्ष्य तय किया था और हम कोई आंकड़ा लेकर के चल रहे थे, तो उसके पीछे बहुत कुछ ऐसा था जो शायद हर कोई अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे, या यूं कहा जाए 75 दिन के चुनावों में एक जो हवा बनाने की कोशिश करी उसमें छुप गया था। मैं मानता हूं ये कहीं ना कहीं उन 4 करोड़ आवासों की, 10 करोड़ सिलेंडर्स की, नए पानी के कनेक्शंस की, 50 करोड़ नए बैंक अकाउंट्स की, किसान सम्मान निधि की, उनकी जीत है। जब इतना बड़ा एक लाभार्थी वर्ग बनता है, एक प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर आता है, तो बहुत से लोग साथ आते हैं और जो जनता का मूड होता है वो वास्तव में पोल्स में रिफ्लेक्ट होकर के आता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ये तो मात्र आंकड़े हैं। 80% से लगभग सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 50% से ऊपर वोट से जीतने जा रही है। जो सीटें हमारे पास आ रही है वो अब बहुत एक प्रचंड बहुमत की सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2014-2019 में लगभग 17 करोड़ हमें 2014 में मिले थे, लगभग 22 करोड़ हमें 2019 में मिले। ये हिस्टोरिक हैट्रिक होने वाली है, तीसरी बार और ज्यादा ताकत के साथ और बड़े मैंडेट के साथ। मतलब आप ये मान लीजिए जितनी अभी आप पवन खेड़ा के आंकड़े सुन के बोल रहे थे कि राजनीतिक पार्टियां अपने सर्वे कराने लगी। आपने भी तो सर्वे कराया है, तभी तो आप 17 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पास तो इन्फॉर्मेशन आई है। नहीं सुमित जी, 17 करोड़ और 22 करोड़ तो फैक्ट है। 2014 और 2019 में 24 की बात करिए को कितना वोट मिला, और 2024 में अगर हमने 400 पार का नारा रखा था, देश के सामने आह्वान किया था, तो हमने कार्डर बेस्ड सेंस जो हम कर रहे थे उसको लेकर के करा। हमने कोई चुनाव खत्म होने के बाद एग्जिट पोल आपको नहीं दिया। हम पहले दिन से कह रहे थे, हम कह रहे थे कि जनता हमें 400 पार का समर्थन देने जा रही है। पर जो मैं बात पूरी कर रहा था मैं उसको बता देता हूं। ये एक ऐतिहासिक जो हिस्टोरिक हैट्रिक होने जा रही है। 14 और 19 के बाद लगभग, मतलब जितना वोट शेयर बढ़ रहा है 5-5, 6-6 करोड़ हर साल जो भाजपा को और मिल रहा है। अर्जेंटीना जितने एक देश का पॉपुलेशन भाजपा के वोट में बढ़ जा रही है, और इस बार तो लगभग यूरोपियन यूनियन के जितनी टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने आ रहा है। मैं मानता हूं कि ये पूरे एक वैश्विक परिदृश्य के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज होने जा रही है। भारत जो एक उभरती हुई इकोनॉमी है, एक मजबूत देश है, एक सुपर पावर है, उसमें फिर से तीसरी बार मजबूत नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। इंटरेक्शन हो रहा है सिद्धार्थ, बढ़िया बोलते हैं आप। आपका इंफॉर्मेशन भी अच्छी है, आपका थ्रो भी अच्छा है, लेकिन एक चीज मैं राइडर लगा दे रहा हूँ डिस्क्लेमर कि आज हम पोल ऑफ पोल्स पे बात कर रहे हैं। इंतजार करिए, अभी 4 तारीख के लिए रखिए ये सब ब्रह्मा से निकाल के। सुमित जी, ये तो मैं आपके पोल ऑफ पोल्स को देख करके ही बता रहा हूँ। अब आपने 357 से शुरू किया था, 61 पे आप आ गए। फिर से चर्चा करेंगे, 4 तारीख का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये पोल ऑफ पोल्स है। एनडीटीवी का स्पेशल कवरेज जारी रहेगा। वीरा राघव, संदीप शास्त्री जी, अमिताभ तिवारी और नीरजा मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट के आते हैं इस बड़ी कवरेज के साथ जिसका नाम है वर्ल्ड्स बिगेस्ट सिलेक्शन 2024।